सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलरली कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आने से पहले आई होप आप लोगों ने वो जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वाली वीडियो डाली थी मैंने, वो देख ली होगी। नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं जो जितने भी क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेना इसके बाद। तो चलो, आज हम 5 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं जो कल लेक्चर हुआ था उसके, फिर आगे बढ़ेंगे। और मुझे स्कोर बताना कितना, 5 में से कितना गया है तुम्हारा। ठीक है, 5 में से 5 है, 4 है, 3 है, कितना है, जितना भी है बता तो दिया करो कम से कम। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, संसद के सदस्यों की शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 99, तुम्हें सबको पता है। ठीक है, आर्टिकल 95 में क्या है, उनकी अनुपस्थिति। और आर्टिकल 100 में क्या है, निर्णायक मत देगा लोकसभा अध्यक्ष। और 101 में क्या है, सदस्यों की अयोग्यता। अधिवेशन की गढ़पूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो अधिवेशन की गढ़पूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 2/3 नहीं, 1/10 सदस्य होने चाहिए, तब संसद की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। यानी कि लोकसभा की कार्यवाही तब आगे बढ़ेगी, 1/10 सदस्य गढ़पूर्ति के लिए होना आवश्यक है। ठीक है, आगे कह रहा है वरीयता सूची में लोकसभा अध्यक्ष का कौन सा स्थान है, बताओ। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। 9वां तो है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इसमें ये सीजीआई के साथ 6वें स्थान पर है। सीजीआई, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बताओ, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कमेंट में बताओ जल्दी फटाफट। आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। लेकिन ये नहीं पूछा कौन लेता है, उसने पूछा है किसकी सलाह पर लेता है राष्ट्रपति। क्या नीति आयोग, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष। तो आई होप ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, बी नहीं करना। चुनाव आयोग की सलाह पर। ठीक है, चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन, या निर्वाचन आयोग आ जाए ऑप्शन में, वो भी सही है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान किस आर्टिकल में निहित है। तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल नंबर 93 में ये बात कही है, लोकसभा का अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। 94 में क्या है, उसका त्याग पत्र है। 99 में क्या है, 99 में शपथ है। शपथ पीछे बताया था अभी, 99 में क्या है, शपथ किसकी, संसद के सदस्यों की शपथ। और 104 में है कि अगर वो एबसेंट हो जाता है, एबसेंट अनुपस्थित, तो उस पर दंड का प्रावधान है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में आ जाओ। आगे लेक्चर पर जल्दी से कमेंट करो, क्या स्कोर, और क्या करोगे कमेंट, स्कोर कमेंट करो। और वीडियो को लाइक नहीं किया ना अभी तक, देख लो, मैं जानता हूँ, लाइक करो अभी फटाफट। 40 से 50 लोग दिखते हैं, और पता है लाइक कितने आते हैं, 7 या फिर 8। पिछली वीडियो पे देखना इतने ही है। तुम्हें समझ में ये नहीं आता कि ये क्यों नहीं करती हैं, करो जल्दी फटाफट। अध्यक्ष के अधिकार व कार्य, कल हमने पढ़ लिया था, लोकसभा अध्यक्ष होगा 93 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल नंबर 93, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। उसके कार्य क्या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। जहां भी इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं बता दूंगा, इसको मार्क कर लेना, ढंग से याद कर लेना। ठीक है, बाकी एक तरीके से समझ लो। जैसे ये कह रहा है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी निर्णय कौन देता है, ये अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ये ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाई जाती, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन से आर्टिकल, 108 के तहत। ध्यान रखना, संयुक्त बैठक 108 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति बुलाएगा। कब बुलाएगा, जब लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई हो जाएगी, तो उनका एका करने के लिए कोई मतभेद हो जाएगा, कोई विधेयक पास नहीं करेंगे, वो तब बुलाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। मान लो कोई विधेयक आए लोकसभा में, अब लोकसभा के सारे मेंबर चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं ये धन विधेयक है, धन विधेयक मतलब मनी बिल, मनी बिल है। अब इस बात का निर्णय कौन करेगा, मनी बिल है या नहीं, तो इस बात का निर्णय करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। उसने कह दिया मनी बिल है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो ये उसके पास पावर है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करने वाला कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। आगे, पक्ष व विपक्ष में बराबर मत आने पर निर्णायक मत देगा। निर्णायक मत आर्टिकल नंबर 100 के अकॉर्डिंग, ये पहली बात हमने पढ़ ली है। तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है आर्टिकल नंबर 100 के थ्रू। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से याद कर लेना। कह रहा है काम रोको प्रस्ताव भी उसी की अनुमति से पेश किया जाता है। संसद में काम चल रहा है, काम को रुकवाना है, तो ले आओ काम रोको प्रस्ताव। अब ये किसकी अनुमति से आएगा, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से आएगा।
नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखना। नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति जो कार्य वगैरह देखती है, सामान्य प्रयोजन समिति, इन सभी का हेड और अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम है, वह दर्शक व प्रेस के लोगों पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे लोकसभा में मान लो दर्शक कोई देखने गया या फिर कोई प्रेस वाले गए तो उन पे बैन लगाने का अधिकार भी किसका है? अध्यक्ष का है, या लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, लोकसभा की शक्तियां और कार्य। अब वो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ऊपर था, अब यह लोकसभा की शक्तियां कार्य, पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। कह रहा है इसकी विधायी शक्तियां क्या है? विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति। कह रहा है संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है, जिसका अंतिम निर्णय लोकसभा ही करती है। संयुक्त बैठक जो होती है उसमें साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक पारित होगा और इसका अंतिम निर्णय कौन करेगी? लोकसभा करेगी। ये संयुक्त बैठक हो रही है तो उसमें कोई विधेयक पर ही तो होगी और उस विधेयक पर साधारण बहुमत होगा और साधारण बहुमत द्वारा पारित होगा, जो जिसका अंतिम निर्णय कौन लेगी? लोकसभा लेगी। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। लोकसभा, यदि लोकसभा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को नामंजूर कर दे या राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव अस्वीकृत कर दे तो भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये पॉइंट ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ो। कह रहा है लोकसभा यूपीएससी, कैग, वित्त आयोग और SC/ST आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। हाँ, ये पॉइंट सही है। तो लोकसभा जो होती है वो यूपीएससी ने कोई रिपोर्ट दी या कैग ने कोई रिपोर्ट दी या वित्त आयोग ने कोई रिपोर्ट दी या SC/ST आयोग ने कोई रिपोर्ट दी, तो इन सभी पर विचार करने का काम किसका है? लोकसभा का। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल क्या कंडीशन हो सकती है, क्या शक्तियां हो सकती हैं? वित्तीय, जैसे धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको नहीं पेश कर सकते, ये 109 के अकॉर्डिंग है। हाँ भाई, समझ रहे हो नहीं? तो ये लाइन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन अगर आप इस बार का पेट का एग्जाम देखोगे 6 की सेकंड शिफ्ट वाला, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ भी ये प्रश्न आया कि बताओ धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो उसका आंसर था कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। और ये बात आर्टिकल कहाँ लिखी है? 109 में। तो समझ गए ना ये नोट्स की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखना, चेक करना, सेकंड 6 की सेकंड शिफ्ट में चेक करना, पेट का जो पेपर हुआ है अभी, ठीक है, उसमें ये प्रश्न आया है। आगे देखो, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भेजा क्या कह रहा है? लोकसभा के बाद राज्यसभा में भेजा जाए, राज्यसभा के 14 दिन में। वो धन विधेयक के बारे में कह रहा है। जो धन विधेयक है, देखो धन विधेयक लिखना ही पड़ेगा मुझे। धन विधेयक मैं चाहता हूँ ज़्यादा से कम लिखूँ। देखो धन विधेयक, धन विधेयक ध्यान रखना केवल कहाँ पेश होगा? लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा के बाद जाएगा ये राज्यसभा में, और राज्यसभा में जाने के बाद लोकसभा कह देगी कि सुन राज्यसभा, तेरे पास 14 दिन का समय है, 14 दिन में इसको तू मंजूरी दे दे। अगर तूने मंजूरी नहीं दी तो हम समझ लेंगे कि आपने मंजूरी दे दी है, यानी कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए भेज रहे हैं हम तेरे पास, बाकी तू मंजूरी दे या ना दे फिर हम पारित कर ही लेंगे खुद। बात आ रही समझ में? तो टाइम कितना है ध्यान रखना, 14 दिन। 14 दिन के भीतर उसको वापस करना होता है, किसको? राज्यसभा को। किसको? लोकसभा को। ठीक है, पहले देखो धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश होता है? केवल लोकसभा में ही पेश होता है। अगर लोकसभा में पेश हो गया तो लोकसभा जाहिर सी बात है राज्यसभा को देगी, और राज्यसभा को ये कह के देगी कि आपको 14 दिन के अंदर हमें वापस देना है, आप मंजूर करें या ना करें, फिर बाद में हम अपने आप कर लेंगे। तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए जाता है राज्यसभा में, बाकी कोई कुछ ज़्यादा पावर नहीं होती राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंध में। आगे देखो, एक धन विधेयक हो गया। अब है संविधान संशोधन संबंधी अधिकार। कह रहा है 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है। धन विधेयक ध्यान रखना, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा, लेकिन कोई ऐसा बिल है, ऐसा विधेयक है जो संविधान में संशोधन के लिए है, किसी आर्टिकल को बदलना है, किसी आर्टिकल को जोड़ना है, कुछ भी करना है, संविधान में संशोधन करना है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई विधेयक है तो वो लोकसभा में भी पेश हो सकता है और राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। तो ये बात क्या ध्यान रखोगे तुम? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये जो विधेयक है साधारण, ये संविधान संशोधन जो विधेयक है वो 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
संविधान संशोधन के लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इस स्थिति में अस्वीकार समझा जाएगा। मेरी बात सुनो। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को पारित करने के लिए कोई लड़ाई हो जाए, सब लोकसभा के हम तो पारित करेंगे, राज्यसभा के हम ना करेंगे, तो लड़ाई होगी दोनों में। जब लड़ाई हो जाएगी तो उस समय संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन अगर कोई विधेयक ऐसा है जो संविधान के संशोधन के लिए है, संविधान संशोधन विधेयक है, तो उसके लिए कोई जॉइंट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी जॉइंट मीटिंग का प्रावधान नहीं है, कोई संयुक्त बैठक नहीं होगी। उस स्थिति में वो जो विधेयक है वो अस्वीकार समझा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हाँ जी, आगे बढ़े, चलो। ये क्या कह रहा है कि निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, 66 में बताया उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। तो वही तो है, उनके बारे में प्रावधान 93 में ही है, तो उसी में चुनाव वगैरह सब दे दिया। अब ये नहीं कि अलग अलग दें, कुछ ही लोगों का अलग अलग चुनाव दिया गया है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं मेन। अब सबका अलग अलग देंगे तो पता नहीं कितने आर्टिकल हो जाएंगे। अन्य कार्य समझते हैं और क्या क्या काम करती है लोकसभा। कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद स्वीकार कराना आवश्यक है। राष्ट्रपति सर्व क्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी पड़ेगी। देखो, तुम्हें पता है कि जो राष्ट्रपति है उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 72। अब ऐसा नहीं है राष्ट्रपति अपने आप किसी को क्षमादान दे देगा, वो पहले सलाह लेगा। किसकी सलाह लेगा? वो संसद की सलाह लेगा। और संसद में कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा आती है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो सलाह किसकी लेता है? लोकसभा या राज्यसभा की। बात यहाँ पे समझ गए, नहीं समझे? पहला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है। यानी कि अगर राष्ट्रपति ने कह दिया कि आपातकाल लगा दूं, आपातकाल या फिर संकट काल लगा दूं, तो उसको 1 महीने के अंदर संसद से पारित करवाना आवश्यक है, अन्यथा वो खारिज माना जाएगा। ठीक है, कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, बाकी ये लोकसभा तो आपका खत्म ही हो गया, कल से अब राज्यसभा चलेगा। कह रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में सर्वप्रथम गठित हुआ। तो पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये जो पद निकले तो सबसे पहली बार तो कभी ना कभी निकले होंगे। तो ये सबसे पहली बार 1921 में निकले थे। 1921 में भी 1919 वाला अधिनियम था, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसके द्वारा इनको बनाया गया था। ठीक है, कह रहा है पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का गठन होता है। ठीक है, 13 मई 1952 को। और 13 मई 1952 को जो लोकसभा का गठन हुआ था, उसी के पहले लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। ठीक है, पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन है? ऐसी अध्यक्ष जो महिला है, पहली महिला है मीरा कुमार। 2009 से 2014 तक ये रही थी, और 15वीं लोकसभा थी जिसकी ये अध्यक्ष रही थी, और पद क्रम में 20वीं थी। तो ये बात समझ गई। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 से 2014 तक रही थी, 15वीं जो क्रम की है वो। अच्छा, वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? वर्तमान में आपके ओम बिरला जी हैं, और ये 18वीं लोकसभा है वर्तमान की, यानी 18 बार बन गई है। लोकसभा महासचिव कौन है? स्थायी पदाधिकारी होता है, मैक्सिमम 60 वर्ष अपने पद तक बना रह सकता है लोकसभा महासचिव, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्यान रखना। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। पहले कौन थे? जीवी मालवंकर। पहली महिला कौन थी? मीरा कुमार। अब आ जाओ, कुछ शहर हैं जिनमें लोकसभा की सीटें निर्धारित हैं, तो वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको देख लेते हैं। बात आ रही है समझ में? नहीं, सारे तो नहीं याद करेंगे, लेकिन यूपी से जो रिलेटेड है, ये यूपी का मैप बना हुआ है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये तुम लोग मैप बनाना सीख गए? नहीं सीखे भाई इंडिया का? अबे सीख लो, एक दिन काम आएगा। हाँ, तो स्टार्ट करें। देखो, अब किस राज्य में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, वो किस पे डिपेंड करेंगी? वहाँ की जनसंख्या पे, पीछे बताया था मैंने,
और ये जो जनसंख्या लेंगे हम 1971 वाली जनसंख्या लेंगे, इसको आधार मान के लिया जाएगा। ठीक है, नहीं बात आ रही है समझ में? नहीं, और 2026 तक हम उसी को लेंगे, 2026 तक। पीछे अगर नोट्स रिवाइज नहीं किए पिटाई लगाऊंगा तुम्हारी, याद नहीं आ रहा। आ जाओ, देखो तो यूपी में सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा की 80। कितनी है? 80 सीटें यूपी में। ध्यान रखना, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, यहाँ पर केवल एक एक सीट है लोकसभा की। कितनी है? एक एक सीट है केवल लोकसभा की। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम है तो लोकसभा की सीट भी कम है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है लोकसभा की सीट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोकसभा की सीट डिसाइड होती है जनसंख्या पे। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? अब क्योंकि देखो यहाँ पे एक एक सीट ही है बेचारी लोकसभा की, तो इन राज्यों का उतना वो नहीं रहता। क्या हो गया है? देखो यहाँ पे ना एक एक सीट ही है लोकसभा की, तो जब इनमें से एक एक लोग जाएंगे लोकसभा में बैठेंगे तो उन इनकी इतनी नहीं चलती जितनी यूपी वालों की चलेगी। क्यों? क्योंकि यूपी में सर्वाधिक सीटें हैं। अगर सरकार बनानी है तो यूपी के एमपीज को कैसे सरकार उनकी बात को अनसुना कर देगी? तो बात समझ रहे हो नहीं? तो ये भी फायदा है एक। ठीक है, फिर उसके बाद बिहार, यूपी के बाद बिहार में देख लो। बिहार में 40 है तुम्हारी, झारखंड में 14। झारखंड और असम दोनों में 14-14 है, सेम सेम है। ऐसे ही एक है राजस्थान, राजस्थान में 25 हैं, और एक आंध्र प्रदेश में भी 25 सीटें हैं, तो यहाँ भी दोनों सेम सेम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 11 सीट हैं, और एमपी में 29 सीट हैं। राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 25, और ये 7 किस में है? ये दिल्ली में। ध्यान करो, दिल्ली में लोकसभा सीट है 7, शुरुआत में लिखवाई थी अगर ध्यान हो तो। हरियाणा में 10 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, और उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड में 5 हैं। टॉप 5 राज्य जिनमें लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है, तो पहले पे तो यूपी है, यूपी में 80। फिर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 48 सीटें किसकी? लोकसभा की, तो यूपी महाराष्ट्र। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 42, 42 के बाद बिहार, बिहार में है 40 सीटें। फिर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 39 सीटें। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं टॉप के जिनमें लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले पे यूपी 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, और बिहार 40, और तमिलनाडु 39। बात आई समझ में? नहीं, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। ठीक है भाई, याद हुआ ये? तो ये आज का लेक्चर रहा। बताओ कमेंट में कैसा रहा। तो लोकसभा हमने जो कवर कर ली। अब कल करेंगे राज्यसभा। ऐसे धीरे धीरे करके पॉलिटी एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? पढ़ते रहना अच्छे से। और एक और बात बताना चाहूँगा मैं कि अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। चलिए फिर, ठीक है, ओके, गुड बाय।